वेलकम टू द IAS-PCS एस्पिरेंट चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपने सुपर 30 मॉड्यूल्स को। सुपर 30 मॉड्यूल आपका MCQ से बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपका UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ये जो सुपर 30 MCQs है बेसिकली आपका 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में जितने भी न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट न्यूज़ हैं उसी न्यूज़ का MCQ बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर 30 MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अग्निपथ स्कीम सीन इन न्यूज़। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसके स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज़ द ओनली चैनल टू एंटर इन द मिलिट्री फॉर बिलो कमीशन ऑफिसर्स। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, इट इज़ द ओनली चैनल, राइट। अभी फिलहाल अग्निपथ स्कीम जिसमें अग्निवीर से आते हैं, अग्निवीर, राइट। तो ये सिर्फ एकमात्र चैनल है जिसमें जो बिलो कमीशन ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, उनके लिए है। और ये आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इट इज़ द ओनली चैनल टू एंटर द मिलिट्री फॉर बिलो कमीशन ऑफिसर्स, राइट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट दे रहा है कि आफ्टर 4 ईयर सर्विस 50% कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर सेवानिधि पैकेज। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर सर्विस यहाँ पे होंगे 75% कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल होंगे सेवानिधि पैकेज के लिए। तो अग्निपथ स्कीम में क्या है, बेसिकली 25% और 75% का रेशियो होगा। 25% बेसिकली आपका क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, परमानेंट। और 75% को क्या मिल जाएगा, सेवानिधि पैकेज। कितने का मिलेगा, 11.71 लाख का पैकेज मिलेगा। सेवानिधि पैकेज एक लमसम अमाउंट है, इसके मिलने के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, तो 75% ही एलिजिबल होंगे सेवानिधि पैकेज के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग करता, क्रॉस कर दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट था, सेकंड आपका रॉन्ग हो चुका है। बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ एज 17.5 to 21 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं 17.5 से लेकर 21 साल के बीच के। तो यहाँ पे दो आपके सही हैं और एक रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला आपका रॉन्ग है, तो इसमें सेकंड वाला रॉन्ग है, तो ये तो चला गया। ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमें आना चाहिए, राइट। UPSC का एग्ज़ाम अगर हम MCQs अगर सॉल्व करना है आपको या फिर आपको, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन, सेकंड आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो दो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो दोनों को मैं पहले ही काट देता हूँ। बाकी क्या बच गया, एक ये, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद अपने नॉलेज के हिसाब से हमें देखा तो फर्स्ट आपका सही है, थर्ड भी आपका सही है, तो इसका आंसर होगा दिस वन, 1 and 3 ओनली द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरुवानी रिवर, सिरुवानी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? सिरुवानी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सिरुवानी, ये सारे करंट न्यूज़ में से लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए राइट इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सिरुवानी रिवर, सिरुवानी रिवर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सिरुवानी रिवर क्या है? सिरुवानी रिवर आपका केरला से निकलता है, केरला से जाता कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। सिरुवानी रिवर की पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी अट्रैक्शन है। एक है सिरुवानी वाटरफॉल और दूसरा हो गया आपका सिरुवानी डैम, राइट। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिरुवानी डैम के ऊपर, जो कि पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कहाँ पे है? पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, यहाँ पे पड़ती है सिरुवानी डैम। वहाँ पे सिरुवानी डैम बना रही है आपकी सिरुवानी रिवर पे। तो इस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। उसने बोला है बेसिकली कि अगर आप सिरुवानी डैम पे, अगर आप सिरुवानी रिवर पे अगर डैम बनाओगे तो इससे कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में पानी की समस्या हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही सिरुवानी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है?
जो क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली, तो ये है भवानी रिवर का ट्रिब्यूटरी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आप सिरवानी रिवर पे अगर डैम बनाओगे, सिरवानी डैम, तो कोयम्बटूर में पानी की समस्या हो जाएगी, साथ साथ भवानी रिवर में जो उसका पानी का जो आउटफ्लो है वो भी कम जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भवानी रिवर। ठीक है, कमिंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन, स्पाइनी हॉर्न टेल। स्पाइनी हॉर्न टेल recently seen in news are endemic to Western Ghats and found recently in the Kotiur forest। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बेसिकली यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो अभी जो करंट एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है 2022 का, उस एग्ज़ाम पैटर्न पर रखा गया सारे क्वेश्चंस को। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलेंगे यूपीएससी के पैटर्न से, और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्पाइनी हॉर्न टेल जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा जा रहा है वो बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट का है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, और ये इसको अभी फिलहाल इसको कोट्यूर फॉरेस्ट में मिला है स्पाइनी हॉर्न टेल। स्पाइनी हॉर्न टेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पाइनी हॉर्न टेल पहली बार नहीं मिला है, स्पाइनी हॉर्न टेल आपका महाराष्ट्र में भी मिला है। स्पाइनी जो हॉर्न टेल है आपका, ये आपका महाराष्ट्र में भी मिला है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कोट्यूर फॉरेस्ट, जो कोट्यूर फॉरेस्ट कहाँ पड़ रहा है आपका, केरला में। ठीक है, कोट्यूर फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिला है ये चीज़, स्पाइनी हॉर्न टेल। तो स्पाइनी हॉर्न टेल बेसिकली ड्रैगन फ्लाई का स्पीसीज़ है, तो हमें जानना पड़ेगा कि स्पाइनी हॉर्न टेल किसका स्पीसीज़ है, ड्रैगन फ्लाई का। अभी ये वेस्टर्न घाट में बेसिकली रहता है ना, इसका एंडेमिक कहाँ का है, वेस्टर्न घाट का। अभी रिसेंटली ये कोट्यूर फॉरेस्ट में दिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ड्रैगन फ्लाई। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द बाउंड्री ऑफ द कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कोट्यूर में हमने अभी पहले ही पढ़ा थोड़ा ऊपर में, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइनी हॉर्न टेल। अब उसी से एक न्यूज़ बना हुआ है, कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, के बाउंड्री पे कौन सा रिवर है, कौन सा रिवर फ्लो करती है बेसिकली, तो वो करती है भवाली रिवर। हमको जानना पड़ेगा भवाली रिवर। और भवाली रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, बलापट्टनम रिवर का। तो भवाली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बलापट्टनम रिवर। बलापट्टनम रिवर। ठीक है, कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड इट इज़ ए द रिवर विच फ्लोज थ्रू द कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज भवाली रिवर, एंड द भवाली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बलापट्टनम रिवर। तो हमको ये आपका कवर अप हो गया कि कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, ये आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे एक्चुअली, तो देख लेते हैं मैप में। तो ये हो गया आपका केरल, मान लेते हैं, ये हो गया तमिलनाडु, और यहाँ पे होगा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसका पार्ट है आपका कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द भवाली रिवर। ठीक है, इसके बाउंड्री से फॉलो करती है, और भवाली रिवर बलापट्टनम रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कवर हो गया। कंट्रीज विच एनसर्कल द एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कंट्री है, सब न्यूज़ का है सब। एल सल्वाडोर कंट्री है, तो कंट्रीज कौन, एक साइड में और दूसरे साइड में पैसिफिक ओशियन है, माने एक साइड में कुछ कंट्रियाँ हैं और दूसरे साइड में पैसिफिक ओशियन है। एल सल्वाडोर घिरा हुआ है। तो एल सल्वाडोर बेसिकली कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ेगा सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में आपको एल सल्वाडोर पड़ता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एल सल्वाडोर है। ठीक है, और इसके यहाँ इधर पड़ता है आपका गुटेमाला, और ये घिरा हुआ है बेसिकली आपका गुटेमाला और होंडुरास। तो दिस वन इज गुटेमाला, गुटेमाला, और ये हो गया आपका होंडुरास। और इधर आपका हो जाता है बेसिकली पैसिफिक ओशियन, इधर है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिका का बेसिकली पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, गुटेमाला एंड होंडुरास। गुटेमाला एंड होंडुरास, एल सल्वाडोर को एनसर्कल किया हुआ, इधर आपका गुटेमाला, इधर होंडुरास, इधर पैसिफिक ओशन। न्यूज़ में इतना क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था बेसिकली एल सल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्टेड बिटकॉइन। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन अडॉप्ट करने वाला ये एल सल्वाडोर है, और अभी बिटकॉइन की हालत ख़राब हो रही है, यानी कि बिटकॉइन क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था एल सल्वाडोर।
तो हमने ये जान लिया कि ज्योग्राफी के माध्यम से कि ग्वाटेमाला और होंडुरास इज एनसर्कल द एल सल्वाडोर इन वन साइड, अनदर साइड इज पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट वन इज डच डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा समस्या ये है, आपका संभावना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क भी कर रहा हूँ, तो ये आएगा ही आपका किसी न किसी एग्जाम में। डच डिजीज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर रिगार्डिंग दैट। तो डच डिजीज़ क्या है बेसिकली? डच डिजीज़ आपको रेफर करता है अनइवन ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर ड्यू टू डिस्कवर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डच डिजीज़ है एक्चुअली। ये बेसिकली देखा गया था आपका नीदरलैंड में, नीदरलैंड, ठीक है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स डिक्लाइन दैट इन दैट टाइम और इन नीदरलैंड्स बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मिल गया था। नेचुरल रिसोर्स जैसे उनको वहाँ पे गैसेस मिले थे, नेचुरल गैसेस, तो उस कारण क्या हुआ, वहाँ पे एक सेक्टर का ही आपका एक सेक्टर ही फला फूला, बाकी के सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ये सारे सब डिक्लाइन हो गए थे। तो वहीं पे एक डच डिजीज़ आपका टर्म कॉइन किया गया। तो डच डिजीज़ इज अ टर्म विच रेफर्स टू ए अनइवन ग्रोथ होता है अक्रॉस द सेक्टर ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का क्या मतलब है, ये दिस इज़ द राइट आंसर एक्चुअली। तो सपोज क्या होता है, आप किसी कंट्री का एक नेचुरल रिसोर्स मिल गया, डिस्कवर हो गया, तो क्या करेगा कंट्री, उस नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करेगा, और उस प्रमोशन के चक्कर में बाकी के जो सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको वो क्या कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, यानी कि उसको इतना प्रमोट नहीं करेगा। लास्टली क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इम्पोर्ट करेगा ऐसे गुड्स, है ना, जो कि उसको वो एक्सपोर्ट कर सकता था। अब ऐसे गुड्स को क्या करेगा, वो इम्पोर्ट करेगा वहाँ पे। साथ ही साथ क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, एक सेक्टर आपका इंक्रीज होगा, बाकी का सेक्टर आपका डाउन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं डच डिजीज़ ऐसा डिजीज़ है कि अनइवन ग्रोथ होता है किसी भी अक्रॉस द सेक्टर ड्यू टू डिस्कवर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका डच डिजीज़ कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी न्यूज़ में बहुत सारा एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। महाराष्ट्र का इशू चल रहा है बेसिकली, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो कोलैप्स हो गया, तो वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत चल रहा है अभी न्यूज़ में। तो विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन इन लॉ कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेट्स में, और ये यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2022 का है। तो देखिए यूपीएससी किस बेसिस पे इसका पैटर्न देखिए, और बाकी के क्वेश्चन के पैटर्न देखिए, लगभग सिमिलर है आपको। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, ठीक है। क्या ऐसा बोलता है क्या, द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ द बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ऐसा नहीं है, लॉ ऐसा बोलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है बेसिकली, कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर होंगे, ठीक है, वो पार्टी विद इन 6 months नहीं, आफ्टर 6 months, ये विद इन नहीं होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन गलत है, यानी 6 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता कोई भी नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर। अगर 6 महीने एक्सपायर हो गया, 6 महीने के बाद अगर कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। यानी लॉ क्या बोल रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ कोई टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है क्या। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है बेसिकली, स्पीकर होता है, स्पीकर होगा या फिर चेयरमैन होगा, राइट। तो क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऐसा कोई लॉ का कोई टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहा है क्या, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस केस में रिलेटेड कोई टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, तो ये कंडीशन, ये आपका स्टेटमेंट सही है एक्चुअली में। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, ठीक है, विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन। और यही तो इशू है एक्चुअली में, ये तो इसका इशू है बेसिकली, क्योंकि लॉ जब प्रोवाइड ही नहीं करता टाइम फ्रेम, तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, एंटी डिफेक्शन केस जो चलना चाहिए
वो विद इन 6 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो वो चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है बेसिकली, राइट। सो दिस वन इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ राइट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ये भी आपका यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, राइट। अभी देखिए, अफगानिस्तान न्यूज़ में था, अभी भूकंप आया अफगानिस्तान के अंदर, वो न्यूज़ में था एक्चुअली, और अफगानिस्तान में 2022 के केसेस में हम देखें तो उसके अगर पर्सपेक्ट में देखें तो उस समय क्या हो रहा था, आपका अफगानिस्तान के अंदर यूएसए छोड़ के जा रहा था उसको, ठीक है, वहाँ से मिलिट्री अपना हटा रहा था, तो उसके कारण वहाँ पे पूरा डिस्टर्बेंस हो गया था। और वहाँ पे अफगानिस्तान में कौन था, कौन लीडर ने उस वहाँ पे कब्जा कर लिया, तालिबान लोगों ने, तालिबान, तो तालिबान का वहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, है ना, हकुनज़ादा करके है तालिबान लीडर, हकुनज़ादा वाज द तालिबान लीडर, अभी है एक्चुअली अभी प्रेजेंट में हकुनज़ादा अफ़गानिस्तान का। लेकिन अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट को यूएन के द्वारा, राइट, इसको अप्रूव नहीं मिला है, तो यूएन ने अप्रूव नहीं किया अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट को, तालिबानी गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन उस समय इतना न्यूज़ में था बेसिकली, इसलिए यूपीएससी ने इसको फ्रेम किया, और अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या हो गया है, अर्थक्वेक आया है, जिसमें 1000 लोग से ज़्यादा वहाँ पे डाई कर चुके हैं, मर चुके हैं, डेथ हो गया उनका, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान है कहाँ पे, तो अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है बेसिकली। तो कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इनमें से किसका है बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, ठीक है, तो इसको हमको जानना है। तो ये स्टार्ट करते हैं, हमारा अफगानिस्तान का कहाँ पे बॉर्डर है, तो अफगानिस्तान हो गया आपका, ये आपका अफगानिस्तान है इस तरह का, ठीक है, एक रफ बाउंड्री में खींच दे रहा हूँ, तो ये अफगानिस्तान हो गया इस तरह का। तो इधर हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, इस साइड हो गया आपका ईरान, और इस साइड हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद हो गया आपका उज्बेकिस्तान, उसके बाद हो गया आपको तजाकिस्तान, और इधर हो गया चाइना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, इस क्वेश्चन में हमको डिड्यूस करना है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास कौन कौन से कंट्री है। तो ऑब्वियसली अजरबैजान नहीं है, और किर्गिस्तान भी नहीं है, तो तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो दिस वन इज द राइट। साथ साथ ईरान भी आता है, और चाइना भी आता है, और पाकिस्तान भी आता है। तो ये आपका यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल्स। कोरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका। तो क्या बोलता है बेसिकली, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जूजांथले एंड ए जूजांथले कोरल्स फाउंड इन डीप सी वाटर्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जूजांथले कोरल्स आर नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल व्हाइल ए जूजांथले आर रीबिल्डिंग कोरल। तो जूजांथले एंड ए जूजांथले कोरल्स फाउंड इन डीप सी वाटर्स, ये गलत स्टेटमेंट है बेसिकली। ए जूजांथले जो होता है बेसिकली वो आपको डीप सी वाटर्स में मिलता है, ठीक है, और सैलो वाटर दोनों में मिलता है ए जूजांथले। तो ये बोथ है, मैं बोथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपको मिलता है डीप सी वाटर में भी और सैलो वाटर में भी। लेकिन जूजांथले है वो सिर्फ आपको शैलो वाटर में मिलता है, शैलो वाटर्स, राइट। तो जूजांथले आपको सिर्फ शैलो वाटर में मिलता है, और ए जूजांथले आपको डीप और शैलो दोनों में मिलता है। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जूजांथले कोरल्स आर नॉन रीबिल्डिंग कोरल, जबकि ए जूजांथले और रीबिल्डिंग कोरल्स होते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जूजांथले होता है बेसिकली आपका रीबिल्डिंग कोरल, यहाँ पे आपको स्विच कर दिया गया है, ये है बेसिकली रीबिल्डिंग कोरल्स, और ए जूजांथले आपका नॉन रीबिल्डिंग कोरल्स, राइट।
तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा नाइदर 1 and 2. Coming to our next question, question number 10. Which of the following is the world only floating national park and also famous for फुमडी? ठीक है, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो फुमडी के लिए भी फेमस है। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा है हमारा केबुल लमजो नेशनल पार्क। केबुल लमजो नेशनल पार्क आपका मणिपुर में पड़ता है और ये लोकटेक लेक का पार्ट भी है। बहुत ही फेमस है लोकटेक लेक, एग्जाम में आया भी हुआ है, केबुल लमजो नेशनल पार्क भी आया हुआ है। तो ये मणिपुर में पड़ता है लोकटेक लेक। लोकटेक लेक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ी है ना स्वीट वाटर नदी है, यानी कि फ्रेश वाटर नदी है। फ्रेश वाटर रिवर है। तो ये फ्रेश वाटर लेक हो जाएगा आपका, फ्रेश वाटर लेक, लोकटेक लेक। तो लोकटेक लेक इसका पार्ट है, केबुल लमजो नेशनल लोकटेक लेक का पार्क है। केबुल लमजो नेशनल पार्क में फुमडी मिलता है, राइट, प्लांट्स, इसका नाम है फुमडी। नेक्स्ट है काजीरंगा। इसमें इसके ऑप्शन देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली कहाँ पे है? ये असम में है, ठीक है, यहाँ पे असम में है। ये फेमस किस लिए है? वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है, राइट। वन हॉर्न्ड राइनो के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। बेसिकली दुनिया की 2/3 वन हॉर्न राइनो यहीं पे मिलती है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको डॉल्फिन के लिए भी प्रोवाइड करती है। आपका डॉल्फिन, फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन्स होते हैं यहाँ भी मिलती है आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, तो ये हमें जानना ज़रूरी था, ठीक है। बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा आपको? बनरघट्टा नेशनल पार्क इज़ नियर टू बेंगलोर, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका? बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ये भी आपका कर्नाटका में पड़ता है, दोनों कर्नाटका में है। कर्नाटका, दोनों कर्नाटका में है, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका आंसर था इस क्वेश्चन नंबर 10 का ए, केबुल लमजो नेशनल पार्क। कमिंग टू 11 क्वेश्चन नंबर, संथाल ट्राइब्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। संथाल ट्राइब्स जो है रिसेंटली आपको न्यूज़ में देखा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या क्या है। स्टेटमेंट, संथाल पॉपुलेशन इज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया। क्या संथाल पॉपुलेशन इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा है? तो गलत बात है, सबसे ज़्यादा नहीं है, ये थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके पहले कौन कौन है? गोंड और भील, ठीक है, गोंड और भील हैं। गोंड इज़ फर्स्ट, भील इज़ सेकंड, थर्ड इज संथाल। अभी फ़िलहाल न्यूज़ में क्यों है इतना? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनको चूज़ किया गया है टू बी द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक सही स्टेटमेंट है एक्चुअली, राइट, इज इज ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू चूज़ हुए हैं पहला जो ऐसे ट्राइबल पर्सन बनने वाले हैं जो कि भारत का प्रेसिडेंट बनने वाले हैं बेसिकली। तो पहला ट्राइबल पर्सन जो भारत का प्रेसिडेंट होने वाले हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू है। संथाल पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। संथाल लैंग्वेज जिसका नाम है संथाली, वो ऐड किया गया है क्या 8वां शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यस, संथाली एडेड है आपका 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक सही स्टेटमेंट है आपका। तो आपका अगर हम इसको करें तो हमारा थर्ड और सेकंड सही है, थर्ड और सेकंड सही है। तो थर्ड और सेकंड सही है, यहाँ पर है, दिस वन इज़ राइट, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, 1 क्योंकि गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 और 3। 2 अपने आप में स्टेटमेंट सही था, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा ये है एक्चुअली। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। G7 समिट रिसेंटली हेल्ड इन जर्मनी, ओके, इंडिया इज द मेंबर ऑफ G7। क्वेश्चन नंबर, ये स्टेटमेंट पहला बोल रहा है G7 इज, सेकंड बोल रहा है G7 इज नॉट बेस्ड ऑन ए ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस, ठीक है। ये आपका बोल रहा है कि G7 इज नॉट बेस्ड ऑन ए ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस। तो G7 समिट रिजल्ट है जर्मनी, ऑब्वियसली ये यहाँ तक सही है,
लेकिन इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ G7, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7। अभी फ़िलहाल G7 का 48 समिट हुआ है जर्मनी में, ठीक है। इसमें इंडिया को एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया है, स्पेशल इन्वाइटी, राइट। इंडिया भी पार्ट किया था G7 में स्पेशल इन्वाइटी ग्रुप में, इसका मेंबर नहीं है। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, यानी डेवलप्ड नेशन का G7 है। तो G7 क्या है? बेसिकली डेवलप्ड नेशंस हैं, इनका ग्रुप है G7। कौन कौन आते हैं G7 में, ये भी जानना ज़रूरी है। US, UK, जर्मनी, राइट, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा, ठीक है। तो ये 7 कंट्री है जो G7 के हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन, और इस सबको मिला के G7 बोला गया है बेसिकली, ठीक है। तो G7 इज़ नॉट बेस्ड ऑन ए ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरी ऑफिस, ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। साथ साथ G7 का सबसे पहले बार उसका जो समिट हुआ था आपका, वो आपका वाशिंगटन DC में हुआ था, वाशिंगटन DC, और उस समय इसको लाइब्रेरी ग्रुप के नाम से जानते हैं, लाइब्रेरी ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक ये कवर अप हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही था, तो उस हिसाब से फर्स्ट सही होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ एमर्जिंग कंट्रीज नोन फॉर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स, तो ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। ब्रिक क्या है? बेसिकली आपका ब्रिक्स एमर्जिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है ऑब्वियसली। तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आपके 5 आपके कंट्रीज़ हैं, ये आर इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और दे आर नोन फॉर द सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इन द रीजनल अफेयर्स, तो एक सही स्टेटमेंट है। ब्रिक्स का बैंक बोल रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोकस मोस्टली ऑन लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो ब्रिक्स का बैंक का नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये सही है स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ही ब्रिक्स का बैंक है, इसको हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। इसका मोस्टली काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पैसा देना, ऑब्वियसली ये एक सही स्टेटमेंट है। इसका मोस्टली काम है कि लेंडिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो दोनों आपका सही है ब्रिक्स का। तो करेक्ट बोल रहा है तो करेक्ट, बोथ 1 and 2। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स न्यूज़ में था, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ए नेटवर्क टू एनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड, ओके। ऑल एग्जिस्टिंग डिजिटल एप्लीकेशन मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, ओके। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये अभी पायलट बेसिस पे चल रहा है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सही है यहाँ पे। ऑफर ए नेटवर्क टू एनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री टू बी डिस्कवर्ड, ये भी सही बात है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या बोल रहा है बेसिकली कि ये आपको अगर ये लागू हो जाएगा, अभी तो पायलट बेसिस पे चल रहा है, लेकिन अगर ये देश में अगर लागू होता है तो डिजिटल कॉमर्स का रेवोल्यूशन आने वाला है यहाँ पे, रेवोल्यूशन। इंडिया में डिजिटल कॉमर्स का अगर रेवोल्यूशन आ जाएगा, अगर ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अगर लागू हो जाए पूरे पैन इंडिया में, ठीक है। ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, किन के लिए नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है? जो लोकल डिजिटल कॉमर्स हैं उनके लिए नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने ला सके। क्योंकि अभी तक क्या था, डिजिटल कॉमर्स गेंट जो बड़े बड़े जो MNC है वो उसको एक्वायर करके रखे थे, जैसे अमेज़न हो गया, है ना, अमेज़न हो गया और वॉलमार्ट हो गया, ठीक है।
तो अभी इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब कह रही है कि जो डिजिटल कॉमर्स को, उसमें जो लोकल जो डिजिटल लोग हैं, लोकल डिजिटल कॉमर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी चांस दिया जाए, उनको भी नेटवर्क के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया में डिजिटल कॉमर्स का क्या होगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट सही है। ऑल द एग्जिस्टिंग डिजिटल एप्लीकेशंस मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, नहीं, ऑल द एग्जिस्टिंग डिजिटल एप्लीकेशन वॉलंटरी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा वॉलंटरी। ठीक है, तो इसमें किसी को मैंडेटरी इसमें साथ पार्ट होना नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। हाँ, वॉलंटरी, अपने जिसको इच्छा है, जिसको मर्जी है कि इस नेटवर्क का पार्ट होना चाहता है, वो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आप पहुँच गए क्वेश्चन आंसर 1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कवर हो चुका है। आइए कंप्लीट करते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग दी एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, इट एम्स टू गारंटी राइट टू वर्क। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड 1 ईयर वर्क विथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आइए देखते हैं, द इट एम्स टू गारंटी राइट टू वर्क, यस, ये एक सही स्टेटमेंट है, ये राइट टू वर्क को गारंटी करता है एमजी नरेगा। ठीक है, क्या ये देता है 1 साल का वर्क, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये देता है 100 डेज का वर्क, राइट, 100 डे देता है आपको। ठीक है, विथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है, लेकिन 100 डे का आपको वर्क देगा। और अगर 15 दिन के अगर काम नहीं मिलता है आपको 15 दिन के अंदर, तो तब देगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर 15 दिन में आपको काम नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, इट्स इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत है, ये इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत। तो हमारा ये भी गलत है स्टेटमेंट, और ये भी गलत है स्टेटमेंट, तो बाकी बच गया 1, तो 1 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। 2/3 ऑफ 1 हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। ओके, का 1 हॉर्न राइनो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 1 हॉर्न राइनो स्टेटस इंडेंजर्ड डिक्लेयर्ड बाय IUCN, endangered. World Bank declares काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि 2/3 ऑफ द 1 हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका सही स्टेटमेंट है, 2/3 ही मिलता है, यानी पूरे वर्ल्ड का 2/3 है ना, 2/3 आपका राइनो यानी 1 हॉर्न राइनो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। तो ये एक अपना स्टेटमेंट एकदम सही है। का 1 हॉर्न राइनो को स्टेटस एंडेंजर डिक्लेयर बाय द IUCN, नहीं, ये वनरेबल है। ठीक है, एंडेंजर था पहले, एंडेंजर से चेंज होकर के इसका स्टेटस वनरेबल हो चुका है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहले था एंडेंजर्ड पर अब नहीं है, अब ये वनरेबल स्टेटस में है। वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नहीं, ये भी गलत बात है, ये आपका यूनेस्को डिक्लेयर करता है। कौन करता है, यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को डिक्लेयर काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो 2 और 3 आपका रॉन्ग हो चुका है, तो 2 भी रॉन्ग, 3 भी रॉन्ग, तो बच गया 1। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, कुक्राथिनगिया, ये इंपॉर्टेंट है, कुक्राथिनगिया और सेस्ट्रम डायरोनम, ये 2 आपको मिले हैं कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके इन्वेजिव प्लांट से। ये अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में बेसिकली एक समस्या पैदा हो गया है कि वहाँ पे इन्वेजिव जो प्लांट्स होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क को फिलअप कर रहे हैं एकदम। ठीक है, तो उनका इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में। कुक्राथिनगिया जाना जाता है
अपने इन्वेजिव के नेचर के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है, ये स्प्रेड करता है बहुत ज़्यादा, स्प्रेड है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में स्प्रेड करता है आपका कुकुरथेनगिया। इसका एक और चीज़ है, जो वाइल्ड बोअर्स होते हैं, वाइल्ड बोअर, ठीक है, उनको कुकुरथेनगिया का जो जड़ होता है वो उसको खोदने में बड़ा मज़ा आता है उनको, यानी खाने में बड़ा मज़ा आता है उसको कुकुरथेनगिया का, तो इसलिए और स्प्रेड होता है ये बेसिकली। सिस्ट्रम डायरोनम, ये भी आपके इन्वेजिव प्लांट है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया, लेकिन इसमें विटामिन D3 होता है, विटामिन D3, विटामिन B3, राइट, इसमें विटामिन B3 पाया जाता है, सिस्ट्रम डायरोनम। तो फार्मास्यूटिकल्स आगे के ईयर्स में होने वाले ऐसा कि इसी इन्वेजिव प्लांट सिस्ट्रम डायरोनम का यूज़ करके उसी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विटामिन B3। तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया कि कुकुरथेनगिया और सिस्ट्रम डायरोनम इन्वेजिव प्लांट है, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। सिस्ट्रम डायरोनम इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर became the CEO of the नीति आयोग। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अभी देखा है हाल ही के समय में परमेश्वरन अय्यर को अभी CEO बनाया गया नीति आयोग का। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नीति आयोग हमारा है एपेक्स, पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। ये आपका पॉलिसी थिंक टैंक होता है नीति आयोग। नीति आयोग के पहले था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग लाया गया बेसिकली। ये आपका पॉलिसी थिंक टैंक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं आपके पैन इंडिया में जो भी, तो उसमें कैटलाइजिंग का काम करता है नीति आयोग, ठीक है। और साथ के साथ क्या करता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट भी करता है आपका नीति आयोग। कैसे प्रमोट करता है? स्टेट को साथ में लेके चलता है नीति आयोग, ठीक है। तो इससे हमको हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट होता है। जैसे नीति आयोग क्या करता है बेसिकली, आपको इसके कुछ इंडाइसेस निकलते हैं, जैसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये एक निकालता है। सस्टेनेबल एक और है, सस्टेनेबल, ऐसे बहुत सारे निकालता है वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, राइट, इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स निकाला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है आपका नीति आयोग। तो इसमें क्या होता है, स्टेट के बीच में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नीति आयोग क्या कर रहा है, आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, और अभी फिलहाल परमेश्वरन अय्यर इसके CEO हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू G20 के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशूज रिलेटिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सही स्टेटमेंट है आपका। जो भी आपकी ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर इशूज़ है उसको एड्रेस करता है आपका G20, जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सही स्टेटमेंट है। इट डज़ नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है या नहीं? तो ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रुप एजेंडा डन बाय ए सिस्टम नेम ट्रोका। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। बेसिकली जो भी ग्रुप एजेंडा होता है आपका G20 में, उसको एक सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है ट्रोका। ट्रोका क्या होता है? बेसिकली ट्रोका होता है आपका, ट्रोका का मतलब ऐसा मान लेते हैं कि 3 है ना,
और जो आपका ये होता है बेसिकली ग्रुप एजेंडा सेट करना, यानी कि जो G20 का किस तरह से आपका चलेगा, है ना, तो वो आपका ट्रोका वाले सिस्टम पे आपका निर्भर करता है। तो ट्रोका क्या होता है कि जिसके पास अभी करंट प्रेसिडेंसी होगा, करंट प्रेसिडेंसी ऑफ दिस G20, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने पिछले जिसके पास प्रेसिडेंसी था और आने वाला जिसके पास प्रेसिडेंसी है या होगा, उन तीनों के साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रोका, यानी जिसके पास प्रेसिडेंटी अभी है फिलहाल में, और जिसके पास पहले था, और जिसके आगे जिसके पास होगा, ये तीनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और ग्रुप एजेंडा सेट करते हैं G20 का। तो अभी फ़िलहाल जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। ठीक है, प्रीवियस किसके पास था, तो इटली के पास था, और आने किसके वाला है, किसके पास, इंडिया के पास। तो इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, ये तीनों मिला करके अभी ट्रोका बनाए होंगे, और जो G20 का जो आपका ग्रुप एजेंडा है, कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी, उसको देखना इन तीनों का काम है अभी, है ना, इंडिया, इंडोनेशिया और इटली। इंडोनेशिया अभी करंट में G20 को प्रेसिडेंसी इसके हाथ में है अभी, इंडोनेशिया के हाथ में, और 2023 में इंडिया के पास होने वाला है, और 2021 में इटली के पास था। तो ये आपका एक सही स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी इज द राइट आंसर। जीका वायरस, क्वेश्चन 20, with reference to Zika virus, consider the following statements. It is spread by housefly, not by mosquito. तो ये गलत स्टेटमेंट है। जीका वायरस मॉस्किटो से ही फैलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये कौन सा मॉस्किटो है, एडिस एगिपटी, राइट, एडिस एगिपटी करके मॉस्किटो होता है, उसके कारण जीका वायरस फैलता है आपका। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो ये सही बात है। जीका आपका वायरस है, आपको मॉस्किटो से तो भी फैलता है, सेक्सुअल भी फैलता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, साथ ही साथ और किसके साथ फैलता है, प्रेगनेंसी में भी। ठीक है, प्रेगनेंसी से क्या होता है ना, मदर से चाइल्ड के पास पहुंच जा सकता है ये। तो जो बच्चा पैदा होगा वो जीका वायरस से ग्रसित होगा, यानी कि उसके साथ इन्फेक्टेड होगा, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसको माइक्रोसेफिलिया हो सकता है, माइक्रोसेफिला। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चों का दिमाग छोटा हो जाता है। अगर ये नॉर्मल ब्रेन है तो ये स्मॉल ब्रेन हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपको मोटर एबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आएगा, स्पीच में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको इस बीमारी से आपको प्रॉब्लम होती है। तो जीका वायरस ये है। तो जीका वायरस में बस समझ में आ गया। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल्सो बॉर्डर्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन बाई Nagarhole and Bandipur National Park and Mudumalai National Park respectively. Okay, तो which of the following sanctuary validate the above statement? Okay, तो क्या बोल रहा है बेसिकली कि ये हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट भी है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। सपोज दिस वन इज अवर सेंचुरी जिसकी बात कर रहे हैं अपन, ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर का। और क्या बोल रहा है, नॉर्थ में हो गया आपका नागरहोल, यानी इधर हो गया आपका नागरहोल, और नॉर्थ ईस्ट में हो गया बांदीपुर, यहाँ हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। और ईस्ट में हो गया आपका मुदुमलई, यानी यहाँ पे हो गया आपका मुदुमलई। ठीक है, तो ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बेसिकली ये आपका है वेनाड, ये आपका वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कहाँ पड़ता है, ये आपका है नीलगिरी हिल्स
में पड़ता है, यहाँ पे आपका नीलगिरी हिल्स भी है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। और ऊपर में यानी कि कर्नाटका में हो गया नागरहोल जो कि नॉर्थ में पड़ा, और नॉर्थ ईस्ट में बांडीपुर नेशनल पार्क, और मुडुमलाई तमिलनाडु में पड़ता है एक्चुअली, ये दोनों कर्नाटका में, और वेनाड आपका हो गया केरल में, तो ये केरल में पड़ता है आपका वेनाड। ठीक है, तो हमारा ये वेनाड आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IUCN। IUCN के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी हैव 90% डिक्लाइन रेट इन लास्ट ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, राइट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कैटेगरी होता है, IUCN के 3 कैटेगरी होते हैं मोस्टली, ऐसे तो उसमें और भी हैं, पर हम लोग मोस्टली उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी मोस्टली होते हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में 90% डिक्लाइन रेट इन लास्ट ईयर, एक सही स्टेटमेंट है। इंडेंजर्ड कैटेगरी विल 20% एक्सटिंक्ट इन अपकमिंग 10 ईयर्स। 20% तो एक्सटिंक्ट होगा ये अपकमिंग, लेकिन 10 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 20 ईयर्स, राइट। यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 20 ईयर्स, 10 ईयर्स नहीं होगा, 20 ईयर्स होता है। यानी जो एंडेंजर कैटेगरी के होंगे बेसिकली आपके 20% उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा 20 सालों में, ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है ना। वनरेबल कैटेगरी पॉपुलेशन हैव 1000 नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। जो वनरेबल कैटेगरी पॉपुलेशन होगा, क्या उसमें 1000 मैच्योर इंडिविजुअल्स होंगे, ये गलत स्टेटमेंट है, 10,000 होंगे एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। बिलो 10,000 आपका मैच्योर इंडिविजुअल्स होने चाहिए, तो वो वनरेबल कैटेगरी में आता है। IUCN में है, IUCN में 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर, वनरेबल। क्रिटिकली इंडेंजर में 90% डिक्लाइन रेट इन 10 ईयर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। तो उस हिसाब से एक सही 2 गलत, 2 और 3 इज़ रॉन्ग, तो 2 और 3 इज़ रॉन्ग, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही है, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, सारे जो न्यूज़ है ऑलरेडी मैंने कवर कर रहा है, हमारे जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होती है, ठीक है, उसमें सारे न्यूज़ को बहुत ही ब्रॉडर वे में कवर किया गया है, तो उसको पहले आप देखिए, ठीक है, वो सारे जितने भी आपके न्यूज़ हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस हैं, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यूपीएससी में एकदम सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेम पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली, इससे आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी आपने इस कवर कर लिया तो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने क्वेश्चंस हैं आप आसानी से, अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता भी है तो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। Coming to question number 23, with reference to the Juvenile Justice Act, with reference to the Juvenile Justice Act, consider the following statements. It aimed to comprehensively address children in conflict with law and children in need of care and protection. Obviously ये सही बात है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के लिए ही था, है ना। जो बच्चे जो लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और ऐसे बच्चों को केयर की ज़रूरत होती है, केयर प्रोटेक्शन, उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इट मैंडेट्स सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये बोला गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाना पड़ेगा, यानी सेटअप करना पड़ेगा, और हर एक जो बोर्ड होंगे उसमें या कमेटी होगा उसमें एक आपका वुमेन होना ही होना है, राइट। एक वुमेन तो होगा ही होगा, मिनिमम 1 वुमेन। Juvenile Justice Board allowed the trial of juveniles in conflict with law in the age group of 16 to 18 year as adults, right। तो ये भी आपका एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अब जुवेनाइल का जो ट्रायल चलेगा, जो ऐसे जुवेनाइल जो कन्फ्लिक्ट हैं लॉ के साथ, यानी कि उनके साथ
वो कानूनी उन पर कार्रवाई चल रही है, और ऐसे ग्रुप जो एज ग्रुप 16 से 18 है, ठीक है, ऐसे ग्रुप को ऐसे एडल्ट की तरह लिया जाएगा। हाँ, ये देखा जाएगा उस समय जब उस पर जो केसेस जो हैं, जो उस पर जो केसेस चल रहे हैं, अगर वो केस कितना संगीन है, राइट, उस हिसाब से अगर 16 से 18 साल के बीच में आते हैं तो ऐसे क्राइम, ऐसे बच्चे जो क्राइम किए हुए हैं, और अगर वो क्राइम बहुत ज़्यादा आपका संगीन क्राइम है, ठीक है, तो उस केसेस में 16 से 18 साल के बच्चों को एज ए एडल्ट लिया जाएगा, और उस पर जो एडल्ट का जो कानून चालू होता है वो चलेगा, उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बोल रहा है बेसिकली आपका। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, सो 1, 2 and 3 all are right. Which of the following committee is responsible for the legislation of abortion in India? It is very very important. ठीक है, ऐसी कौन सी कमेटी है इसमें से जो रिस्पॉन्सिबल है एबॉर्शन यानी इंडिया में एबॉर्शन का कानून लाने के लिए, है ना। इंडिया में जो एबॉर्शन का कानून आया है, मैंने उसका नियम बनाया है, कानून बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी कमेटी है, तो वो है शांतिलाल शाह कमेटी, शांतिलाल शाह कमेटी। दिस इज द आंसर। शैलेश नायक कमेटी क्या था बेसिकली, ये रिलेटेड है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, जो कोस्टल एरिया हो गए और उससे रिलेटेड जो आपका यूटीज़ हैं उनमें जो इश्यूज चल रहे थे, है ना, विद रिलेटेड टू कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो शैलेश नायक कमेटी। नसीमा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से है, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स। शांतिलाल शाह आपका अबॉर्शन से हो गया। तेंदुलकर कमेटी आपका पॉवर्टी से है, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी से मतलब जो बीपीएल, ऐसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी हैं आपको उनके लिए कमेटी बनाया गया था, ठीक है, कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब कितने पॉपुलेशन से भी पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो उसके लिए तेंदुलकर कमेटी बनाया गया था। तो हमारा आंसर हो गया शांतिलाल शाह। शांतिलाल शाह बिलोंग टू शांतिलाल शाह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन ऑफ एबॉर्शन इन इंडिया, ठीक है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, एरिटेरा, येमेन, डिजिबाउटी, सोमालिया, इथोपिया। विच ऑफ द अबव कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट कौन है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है आपका सोमालिया है, राइट, तो सोमालिया भी है या डिजिबाउटी भी है, तो 3 और 4 तो है ही, तो हम लोग इसी से देख लेते 3 और 4 कहाँ पे, 3 और 4 कहाँ पे है, और 3 और 4 यहाँ भी है, तो ये तो आउट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। और हो गया येमेन है या नहीं, येमेन, एरिटेरा, इथोपिया, ठीक है, एरिटेरा है, तो एरिटेरा तो सब में दिख रहा है आपका, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि एरिटेरा भी होगा, एरिटेरा तो है ही, ठीक है, और इथोपिया भी है एक्चुअली, तो इथोपिया भी है, तो 5 इज़ ऑल्सो राइट, तो 3, 4 और 5, तो 1, 3, 4 और 5, तो ये आपका सही है। येमेन नहीं पड़ता आपका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका येमेन नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, सपोज़ ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है डिजिबाउटी और यहाँ पे है येमेन, तो हमारा यही क्लियर हो जाएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे डिजिबाउटी और ये हो गया आपका सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, ये हो गया आपका डिजिबाउटी, ठीक है, इधर हो गया आपका एरिटेरा, ये वाली एरिया एरिटेरा, और ये वाली एरिया हो गया आपका इथोपिया, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे आपका हो गया सोमालिया, डिजिबाउटी की, यहाँ पे है आपका रेड सी, दिस वन इज रेड सी, राइट, और दिस वन इज रेड सी, राइट, और यहाँ पे पड़ गया आपको बाबल मंदेव, एक स्ट्रेट है यहाँ पे, स्ट्रेट बाबल मंदेव, बाबल
मंडेव, देव करके है। तो आपको ये जानना जरूरत है कि बाबल मंडेव कहाँ पे पड़ता है। तो बाबल मंडेव आपका डिजिबोटी और यमेन के यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे हो गया गल्फ ऑफ आडेन, तो यही याद करना था, गल्फ ऑफ आडेन, गल्फ ऑफ आडेन। तो रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन को जोड़ता है आपका यहाँ पे जो स्ट्रेट है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेव, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और गल्फ ऑफ आडेन कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। ये सारे जो न्यूज़ आप देख रहे हो ना, ये सारे हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब हमारा जो वीकली एनालिसिस होता है, जो डेली एनालिसिस होता है बेसिकली हमारा, ठीक है, उसके अंदर ये पूरा के पूरा आपको कवर अप किया गया विद पिक्चोरियल ग्राफ के साथ, यानी पिक्चर के साथ इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका आंसर है बेसिकली आपका 1 3 4 5, आपका एरिट्रिया, डिजिबोटी, सोमालिया और इथोपिया है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बोलते हैं, यमेन नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, with reference to GST, any goods and service tax, consider the following statements. It is a direct tax which is submitted along with income tax. क्या ये डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम टैक्स के साथ सबमिट किया जाता है? पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये गलत है। GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये GST आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST, तो ये एक सही स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है जो GST के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है आपके GST पे, ये सॉरी आपके इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो दिस इज़ राइट, इसको GST से बाहर रखा गया है। GST के कितने स्लैब्स हैं? GST के 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 आपका फिक्स स्लैब है, इसके अंदर आपको टैक्स लगता है GST पे, ठीक है। और GST के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, आप मेरा जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसके अंदर आप जाइए, आपको GST के बारे में भी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल। GST काउंसिल का चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है आपका GST काउंसिल का। तो आपका 2 गलत है, 1 सही है, यानी सेकंड सही है सिर्फ, तो सेकंड सही है तो सेकंड राइट है वो। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27, मेक इट द टू प्रोजेक्ट, न्यूज़ में चल रहा है बहुत। मेक इट द टू प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव दिस प्रोजेक्ट। तो किस रिवर पे है मेक इट द टू प्रोजेक्ट? तो ये चल रहा है आपका कावेरी रिवर पे, कावेरी रिवर पे आपका मेक इट द टू प्रोजेक्ट है, ठीक है। और कावनी रिवर और हेमावती रिवर क्या है? कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो ये दोनों क्या है बेसिकली, ये दोनों आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज पे कावेरी रिवर के। कावेरी रिवर पे मेग्रेटी प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली, ठीक है। इसी को लेकर इशू चल रहा है एक्चुअली। इस पे कर्नाटका गवर्नमेंट, तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है जिनका चीफ मिनिस्टर कौन है? स्टालिन। तो स्टालिन ने बेसिकली सेंटर से ये रिक्वेस्ट किया है कि मेग्रेटी प्रोजेक्ट को ग्रीन नोड ना दिया जाए, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिया जाए, ठीक है। तो उसी पे इशू चल रहा है एक्चुअली में, वो कावेरी रिवर पे है। इसके लिए ज़्यादा आपको अगर जानना है मेग्रेटी प्रोजेक्ट क्या है, तो हमारा वीकली एनालिसिस जो होता है, डेली एनालिसिस जो होता है बेसिकली, उसके अंदर आपको मेग्रेटी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। फॉलोइंग स्टेट्स या यूटी है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, विच ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ कावेरी ड्रेनेज बेसिन। कावेरी जो ड्रेनेज बेसिन है उनका इनमें से कौन से पार्ट्स हैं, यानी स्टेट कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो कर्नाटका करता है। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में भी मेगाडोडो प्रोजेक्ट चल रहा था, और मेगाडोडो प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पे भी है। कावेरी तो कर्नाटका तमिलनाडु तो राइट है, ठीक है। कुछ ऐसा मेगाडोडो प्रोजेक्ट ऐसा है आपका कावेरी रिवर, दिस इज द कावेरी रिवर,
और यहाँ तक आपका कर्नाटका है, इधर आपका तमिलनाडु है, और इधर आपका पुडुचेरी भी है, तो और इधर आपका केरल भी है, राइट। इधर आपका केरल भी पड़ जाता है आपको, राइट। तो कुछ ऐसा है आपका इंडिया का मैप, ठीक है, इस तरह का है। तो ये कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो केरल कर्नाटका तमिलनाडु पुडुचेरी, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 इज़ रॉन्ग, 4 इज़ रॉन्ग, 4 इज़ रॉन्ग, 4 इज़ रॉन्ग, तो सी इज़ राइट। ड्रेनेज बेसिन का मतलब, कहने का मतलब है कि कावेरी रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे काबिनी हो गया, हेमावती हो गया, तो और भी है, ठीक है, जैसे नोयाल रिवर हो गया। तो ये सारी मिलकर एक ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करती है कावेरी रिवर का, ठीक है। तो उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में इनके ड्रेनेज बेसिन है। कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 29। Consider the following countries, right? Sweden, Finland, Russia, Lithuania, Poland. Which of the above are considered as Baltic Sea nations? इनमें से कौन बाल्टिक सी नेशन है? रिसेंटली आपके न्यूज़ में भी होगा कि स्वीडन और फिनलैंड, राइट, नाटो को ज्वाइन करने वाले हैं और वो बाल्टिक नेशन से हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड हो गया, यहाँ से मेरा ये आंसर मिल गया, दोनों सही है। रशिया ऑलरेडी बाल्टिक नेशन में, सी में आता है, रशिया भी है, लुथानिया भी है, पोलैंड भी है, ठीक है। ये पांचों है, साथ साथ आपका जर्मनी भी होगा, ठीक है, लतविया भी करके है, लटविया। तो ये सारे आपके बाल्टिक सी नेशंस हैं, तो यहाँ पे सारे सही है। With reference to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), consider the following statement. It is a military organization which protect each other against an enemy country. Yes, it is a military organization which protect each other against an enemy country. NATO करता क्या है बेसिकली? NATO के अंदर 30 मेंबर हैं, तो ऐसे 30 मेंबर हैं। अगर कोई मेंबर किसी एक मेंबर पे, किसी इसके एक मेंबर पे अटैक कर देता है, तो 30 मिलके इस पे अटैक कर देंगे, ठीक है। ये है नाटो। तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एन एनिमी कंट्री, तो ये अपने आप में सही है। इट एस्टैब्लिश आफ्टर द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर II एंड चेक द प्रिसीव्ड थ्रेट पोस्ड बाय द सोवियत यूनियन। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो राइट, तो इट एस्टैब्लिश आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर II के बाद बना था, एंड चेक द प्रिसीव्ड थ्रेट्स पोस्ड बाय सोवियत यूनियन। ये स्टेटमेंट सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताया गया था, राइट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है एक्चुअली, पर यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट, तो नीदर 1 नीदर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ये है आपका सुपर 30 MCQs। ये आपका 21 अब जून से लेकर 30 जून के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि आपकी UPSC और आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक था बेसिकली। ओके, थैंक यू, जय हिंद।